नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे एंड ऑफ हिस्ट्री कहा गया और हिंदी में इसे इतिहास का अंत कहा जाता है और जिसे अमेरिका के एक विद्वान फ्रांसिस फुकुयामा ने 1989 में प्रतिपादित किया था। आज ये एक ऐसा विषय जिस पे चर्चा हो रही है, ये इसकी एक खासियत ये है कि लगभग 30-31 वर्ष हो गए हैं इस अवधारणा को प्रतिपादित हुए और 30-31 वर्षों से हम एक प्रकार से इसका गलत अर्थ लगा के पढ़ रहे हैं। और इसलिए गलत अर्थ लगा के पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी में जब इसका ट्रांसलेशन जिस विद्वान ने भी किया, उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री को इतिहास के अंत के रूप में परिभाषित किया, जबकि फुकुयामा ने जब इसका प्रतिपादन किया था तो उन्होंने इस अर्थ में उसका प्रतिपादन नहीं किया था, क्योंकि उनके प्रतिपादन का संदर्भ कोल्ड वॉर का अंत था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर था। संभवतः इसी से भ्रम पैदा हुआ और चूंकि 1989-90 के आसपास कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तो लोगों ने एंड ऑफ कोल्ड वॉर और एंड ऑफ हिस्ट्री के जो अवधारणा थे, इन दोनों को मिला दिया और दोनों में ही एक प्रकार से एंड की परिकल्पना कर दी कि अर्थात समाप्त की परिकल्पना पे वो चीज़ आ गई। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री का अंत। इस हिस्ट्री का अंत के रूप में जब इस अवधारणा को हमने पढ़ा है तो जाहिर है कि इस अवधारणा के रूप में तो इसका प्रतिपादन हुआ नहीं। तो हिंदी के छात्रों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती रही है पिछले 30-31 साल में कि इसको हम ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं, कि क्योंकि गलत शीर्षक से हम बराबर इसको पढ़ते रहे हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये भ्रम हुआ कैसे और क्या है। देखिए, एंड ऑफ हिस्ट्री में जो एंड वर्ड है, तो ये एंड शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहले अर्थ में इसे समाप्त या टर्मिनेशन के संदर्भ में यूज किया जाता है और दूसरा अर्थ होता है इसका लक्ष्य। जैसे मैं इसका आपको अंग्रेजी में तर्जुमा करके अगर उदाहरण दूं तो हम कह सकते हैं कि आई विश टू एंड ए डिस्प्यूट विद माई फ्रेंड। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम अपने दोस्त के साथ एक समस्या का, एक किसी संघर्ष का समाधान करना चाहते हैं, किसी मतभेद का समाधान करना चाहते हैं, उसका अंत करना चाहते हैं। और दूसरा ये हुआ कि द एंड ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व द स्टूडेंट्स। अर्थात अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य या जीवन का ध्येय या जीवन का लक्ष्य छात्रों की सेवा करना है, तो एक इसका एंड का दूसरा अर्थ हुआ लक्ष्य के रूप में। तो गलती यहीं से हुई कि जिन्होंने भी इसका ट्रांसलेशन शुरू में किया, उन्होंने एंड को अंत के रूप में इसका ट्रांसलेशन कर दिया, जबकि फुकुयामा ने इसका प्रयोग लक्ष्य के रूप में किया था। और इसीलिए ये शुरू से 30-31 साल से हिंदी के छात्रों के समक्ष बड़ी चुनौती है कि भाई ये इतिहास का लक्ष्य तो किसी ने कभी कहा ही नहीं, हमेशा इतिहास के अंत के रूप में इसका संदर्भ लिया गया, जिससे बार बार छात्रों को समझने में दिक्कत होती है। हालांकि फुकुयामा ने अपने तमाम उद्बोधनों में, तमाम संबोधनों में, तमाम लेखन में इस बात को बार बार स्पष्ट किया है और अभी इसी वर्ष 2020 में फरवरी में उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इसे पुनः इस बात को दोहराया कि भाई ये इस इतिहास के अंत के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि इतिहास के लक्ष्य के रूप में देखा जाए। और मैं उनके लेक्चर का लिंक आपको दे रहा हूँ, इसीलिए शुरुआत के बस 1-1.5-2 मिनट सुन लीजिएगा उनका लेक्चर। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि फुकुयामा ने स्वयं इस बात को कहा है कि इतिहास, एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास का अंत नहीं है, बल्कि इतिहास का लक्ष्य है। टीवी पे आपने एक सीरियल महाभारत देखा होगा, जिसमें एक आवाज शुरू में गूंजती थी सीरियल के समय में कि मैं समय हूं। अर्थात समय जो अनादि है और अनंत है, किसी को पता नहीं कि कब शुरू हुआ और कहीं खत्म होगा भी कि नहीं होगा। और समय की इसी अविरल बहती हुई धारा को हम वास्तव में इतिहास कहते हैं, क्योंकि प्रति क्षण प्रति पल आप देखते हैं कि वर्तमान तुरंत हर एक क्षण हमारा जो तुरंत इतिहास में बदलता चला जाता है। अभी मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड के बाद
वो इतिहास हो जाएगी कि मैंने वो शब्दों का उच्चारण किया था, ये बातें कही थी। इसी प्रकार आपका प्रत्येक वर्तमान का जो क्षण है वो प्रतिपल प्रति क्षण इतिहास में परिवर्तित होता जा रहा है, और आगे आने वाला जो क्षण होता है उसको हम भविष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से भविष्य वर्तमान में और वर्तमान भूतकाल में बदलता रहता है। तो जब ये इतिहास, ये समय की जो सृजन है, जब भूत भविष्य और वर्तमान की धारा कभी नहीं रुकती, इतिहास का सृजन कभी नहीं रुकता, तो इतिहास के अंत का अंत कैसे हो सकता है? इस बात को तो हम लोग बखूबी समझना चाहिए। आइए देखते हैं कि किस संदर्भ में फुकुयामा ने ये पूरा का पूरा प्रकरण प्रतिपादित किया, अवधारणा प्रतिपादित की। 1989 में फरवरी में शिकागो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले उनका एक भाषण हुआ, जिस भाषण में उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री नामक अपनी अवधारणा का प्रतिपादन किया। और ये प्रतिपादन वास्तव में शीत युद्ध के अंत की आहट का संकेत लेता हुआ था, उसका संदर्भ लेता हुआ। फुकुयामा देख रहा था कि देश विश्व में शीत युद्ध का समापन होने की कगार पे है, और इसका कारण ये था कि फुकुयामा के लेक्चर से, फुकुयामा ने फरवरी 1989 में लेक्चर दिया था, और उसके 2 महीने पूर्व ही गोर्बाचोव, जो कि उस समय सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में ये उद्बोधन दिया था कि अब यूएसएसआर, उस समय वो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के किसी भी देश में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, और वो अपने आप में लोकतंत्र हो सकते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों ने अच्छी तरह से ये देखा कि सोवियत संघ जो है एक प्रकार से विड्रॉल के मोड में था, और गोर्बाचोव ने जो पेरिस्ट्रॉइका और ग्लासनॉस्ट की थियरी प्रतिपादित किया था, उस पेरिस्ट्रॉइका और ग्लासनॉस्ट की थियरी का अर्थ ही ये था कि अब वो वास्तव में अपने पूर्वी जो अपने सैटेलाइट स्टेट्स थे उनको वो स्वतंत्रता देना चाहते थे, जिससे कि विघटन तय था। और आपने देखा कि कैसे एक सुपर पावर अचानक रातों रात एकदम से जो है बिखर गया, हाउस ऑफ कार्ड की तरह से ढह गया, बर्लिन की दीवार टूट गई आगे चल के, जो कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को अलग करती थी, वो दीवार टूट गई। विश्व में उपभोक्तावाद का बोलबाला हो रहा था, और ये सारा चीजें एक प्रकार से सोवियत ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक के बीच में जो एक विभाजक रेखा थी, वैचारिक विभाजक रेखा थी, साम्यवाद की और पूंजीवाद की, उसके अंत की, उसके टूटने का भी एक संकेत दे रहा था। तो ये भाषण बड़ा ही प्रचलित हुआ, और इतना प्रचलित हुआ कि अमेरिका का एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है नेशनल इंटरेस्ट, और उसके जो ग्रीष्म का अंक था 1989 का, उसमें बाकायदा ये प्रकाशित हुआ, एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में इसका प्रकाशित हुआ। और कालांतर में 1992 में फुकुयामा ने इस पर एक बृहद पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो ये एक इसका बैकग्राउंड है कि पूरा जो प्रतिपादन था वो शीत युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में दिया गया था। अब शीत युद्ध तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में जो वैचारिक संघर्ष था उसी का नाम था शीत युद्ध। उसमें उन्होंने अपने ब्लॉक फॉर्मेशंस किए थे। नेटो का अलग था अमेरिका लेड, और सेंटो का अलग था यूएसएसआर लेड। तो ये जो 2 ब्लॉक्स थे, इन ब्लॉक्स में संघर्ष हुआ करता था, और यही टकराहट जो है एक प्रकार से कोल्ड वॉर के रूप में कही जाती थी। तो यूएसएसआर का अंत हो गया और यूएसएसआर विड्रॉल मोड में हो गया। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि वास्तव में जो पूंजीवादी विचारधारा थी, जो अमेरिका के लीडरशिप में चल रही थी, उसके सामने साम्यवादी विचारधारा का पराजय हो गया है, परास्त हो गई है। और इस प्रकार से पूरे विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो जो उदारवादी विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा थी, लोकतांत्रिक विचारधारा थी, उस विचारधारा के सामने अब पूरी दुनिया में कोई विचारधारा बची नहीं। तो इस प्रकार से फुकुयामा बार बार इस बात को हमेशा कहता रहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री डजंट मीन द एंड एंड टर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इट मीन्स द टारगेट
which the process of history is likely to fix for itself। तो इस प्रकार से, और बार बार वो इस 2020 में तो उसने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, और उन लेक्चर्स में हर लेक्चर में इस बात को स्पष्ट किया है कि उसका मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब टर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री से नहीं था, बल्कि फिक्सेशन ऑफ ए टारगेट, अचीवमेंट ऑफ ए टारगेट, फाइनल टारगेट इन हिस्ट्री। उस भाव से उसने कहा था कि इतिहास का लक्ष्य क्या हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, उस समय जो अन्य वैकल्पिक मॉडल थे, उदारवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने फांसीवादी, नाजीवादी, टोटलिटेरियन मॉडल्स, वो सब समाप्त हो गए। और 1989 में हमने देखा कि जो साम्यवादी मॉडल था लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने, वो भी समाप्त हो गया। चीन भी उदारवाद की तरफ चल पड़ा, उदारवादी सुधारों की तरफ चल पड़ा, और विश्व के अधिकतर देशों में एक प्रकार से उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो कहने का मतलब ये था कि जब फुकुयामा इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, वो एक छुटपुट घटना के रूप में नहीं देखता, इतिहास को जब एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, तो वो कहता है कि इस प्रक्रिया का कोई अंतिम पड़ाव तो है, कोई अंतिम लक्ष्य तो है। और वो लक्ष्य क्या है? प्रतिनिधि संस्थाएं, मुक्त बाजार, उपभोक्ता संस्कृति, जो अमेरिका के वर्चस्व में, जो अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा था, उसकी पूरे विश्व में एक प्रकार से स्वीकार्योक्ति हो गई। और जब पूरे विश्व में एक ही प्रकार की विचारधारा का डंका बजने लगा, एक ही प्रकार की विचारधारा का स्वीकार्यता हो गई, तो इस प्रकार से वो कहता है कि दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। अर्थात इतिहास का लक्ष्य ही यही था कि उदारवादी विचारधारा, उदारवादी सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएं और उनसे जुड़े हुए तमाम जो वैल्यूज थे, उनके पूरे विश्व में एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित हो जाए। हालांकि उसने ये स्वीकार किया कि अभी ये चेतना के स्तर पे ऐसा हुआ है, लोगों की समझ के स्तर पे ऐसा हुआ है, क्योंकि यूएसएसआर ही जब कोलैप्स हो गया तो एक प्रकार से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, और पूरे विश्व में जाना जाने लगा कि अमेरिकन जो मॉडल है वही मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है। और इस प्रकार से चेतना के स्तर पे तो हो गया, लेकिन अभी व्यावहारिक स्तर पे बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, उदारवादी व्यवस्थाएं लागू होना शेष है, ऐसा फुकुयामा ने माना। इस पूरे जो प्रकरण है एंड ऑफ हिस्ट्री की, इतिहास का लक्ष्य का है, इस इतिहास के लक्ष्य की प्रेरणा फुकुयामा को वास्तव में उसने स्वीकार किया है कि हीगल से सबसे पहले प्राप्त हुई, हीगल से मार्क्स को प्राप्त हुई, और हीगल ही वो वास्तव में विचारक है जिसने कि इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया। हालांकि अगर इसको हम देखें तो क्रिश्चियन बाइबल में भी इतिहास के प्रारंभ की परिकल्पना की गई है, और किंगडम ऑफ गॉड की स्थापना को इतिहास के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार अगर भारतीय संदर्भ में हम देखें तो मनु और श्रद्धा से सृष्टि या इतिहास के प्रारंभ की परिकल्पना की गई है, और राम राज्य की स्थापना को ऐतिहासिक प्रक्रिया के लक्ष्य के रूप में गांधी जी तक ने उसको कहा कि भाई राम राज्य एक लक्ष्य है। तो राम राज्य की स्थापना हो न हो वो एक बात और है, लेकिन हमारे जो दार्शनिक रहे, हमारे जो विचारक रहे, उनकी अवधारणा में एक लक्ष्य है कि इतिहास अगर किसी बिंदु पे वास्तव में पहुंचना चाहिए तो वो कहां पहुंचना चाहिए? राम राज्य पे पहुंचना है। राम राज्य का मतलब कोई धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं है, राम राज्य एक वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से किंगडम ऑफ गॉड की स्थापना क्रिश्चियनिटी में एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम है जहां पे कि हमको पहुंचना है। मार्क्स ने इसी का सेक्युलर संस्करण प्रतिपादित किया, जब मार्क्स ने कहा कि भाई इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हुए कहा कि पूंजीपति और सर्वहारा के बीच में संघर्ष होगा, और संघर्ष का परिणाम होगा कि एक शोषण विहीन, राज्य विहीन, वर्ग विहीन एक समाज की स्थापना होगी। और इस प्रकार से मार्क्स का जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है इतिहास के लक्ष्य का, इतिहास एंड ऑफ हिस्ट्री का, वो हमको एक प्रकार से ऐसे समाज की ओर ले जाता है। तो इसका मतलब समाज नहीं ठहर जाएगा, इतिहास नहीं ठहर जाएगा, बल्कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया एक लक्ष्य को प्राप्त करेगी। हीगल ने भी इस प्रकार की जब बात कही थी तो हीगल ने भी ये माना था कि पूरी विश्वात्मा की सर्वोत्कृष्ट जो अभिव्यक्ति है, जब उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा, वही इतिहास का लक्ष्य है। और हीगल ने तो 1806 में प्रशिया के राजा की जेना में जब नेपोलियन के हाथों हार हुई और पराजय हुई, तो उस पराजय को ही हीगल ने कहा कि साहब ये जो है दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, दैट मीन्स इट इज द हिस्ट्री हैज कम टू अ फाइनल स्टेज। अर्थात द आइडियोलॉजिकल डिस्पोजिशंस ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी propounded in the French Revolution, they have been established
एंड एस्टैब्लिश्ड वंस फॉर ऑल। तो स्वतंत्र फ्रांस की राज्य क्रांति के जो सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को की स्थापना को, जैसे एक प्रकार से उसने माना कि ये एक प्रकार से इतिहास का लक्ष्य है। तो चाहे वो मार्क्स रहे हों, चाहे वो हिगल रहे हों, चाहे वो भारतीय संदर्भ रहा हो, चाहे वो क्रिश्चियन संदर्भ रहा हो, उनका ये मतलब नहीं कि इतिहास पर एक विराम लग जाएगा, नो फर्दर हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड। नो, दैट कैनॉट बी द बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन द मीनिंग ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि इतिहास का एक लक्ष्य है, ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक लक्ष्य है, जो कि क्रिश्चियनिटी में किंगडम ऑफ गॉड की स्थापना, भारतीय संदर्भ में राम राज्य की स्थापना, मार्क्स के संदर्भ में वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना, और हीगल के केस में एक प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व के सिद्धांत हैं उनकी स्थापना। ये लक्ष्य है जो कि तरह तरह के विद्वानों ने एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में परिभाषित किया है। फुकुयामा ने ये बताया कि उदारवादी व्यवस्थाओं की स्थापना का मतलब ये नहीं है कि उदारवादी व्यवस्थाओं में सब कुछ ठीक है। उदारवादी व्यवस्थाओं में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिसमें केवल उदारवाद की छाया हो, अर्थात वहाँ प्रदूषित लोकतंत्र हो। और इवन अमेरिका जैसे विकसित उदारवादी देशों में भी जो उत्तर इतिहास काल में अर्थात पोस्ट 1989 के बाद जो 1989 के बाद जो इतिहास हमको दिखाई देता है, अर्थात फुकुयामा के अवधारणा के बाद जो हमें समाज दिखाई देता है अमेरिका का, उसमें हम देखते हैं कि तमाम सिविल राइट्स मूवमेंट हैं, तमाम जो है नारीवादी आंदोलन हैं, तमाम गे मूवमेंट्स हैं, तमाम और तरह के अनेक मूवमेंट्स हमको दिखाई देते हैं। तो इतिहास इज मार्चिंग इवन आफ्टर 1989। इतिहास का अंत नहीं हुआ, इतिहास सृजन हो रहा है, इतिहास बराबर चल रहा है। लेकिन जो उदारवादी संस्थाएं हैं, उदारवादी व्यवस्था है, उदारवादी संविधान है, उदारवादी राज्य है, उसकी स्थापना वास्तव में एक प्रकार से लक्ष्य के रूप में परिभाषित है। और उस लक्ष्य के परिभाषित होने का मतलब ये भी है कि कुछ राज्य हमेशा ऐसे बने रहेंगे जो उदारवादी नहीं होंगे, और बराबर उनमें अनुदारवाद की प्रवृत्तियां आपको दिखाई देंगी, जिससे कि पूरे विश्व में उदारवादी व्यवस्थाओं में और अनुदारवादी व्यवस्थाओं में संघर्ष चलता रहेगा। इस पूरे जो एंड ऑफ हिस्ट्री का जो एक आलोचना है या इसका जो काउंटर है, वो हंटिंगटन जो फुकुयामा के टीचर भी थे, उनके बड़े अच्छे मित्र भी, उन्होंने इसका एक काउंटर किया और ये कहा कि देखिए उदारवादी लोकतंत्र मात्र एक संयोग है। ये कोई ऐसी नहीं कि हिस्ट्री की एक प्रोसेस की फाइनलिटी हो कि साहब यहाँ पे अब हिस्ट्री का एक प्रकार से ठहराव आ गया है और इसके आगे जो है उदारवादी संस्थाओं के आगे कोई विकास होगा नहीं। उन्होंने ये बताया कि विश्व जो है, ग्लोब, ये वैश्विक समुदाय वास्तव में मेजर 7-8 जो है सांस्कृतिक समुदायों में बटा रहेगा, और एक सांस्कृतिक समुदाय वास्तव में एक समय विश्व में डोमिनेट करता है, और जब वो डोमिनेट करता है तो अपने तरह की राजनीतिक व्यवस्था को आरोपित करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक राजनीतिक व्यवस्था के आरोपित हो जाने के बाद अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के आरोपण की संभावना खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि कालांतर में कुछ वर्षों के बाद कुछ दूसरा सांस्कृतिक समुदाय डोमिनेट करने लगे, और दूसरा सांस्कृतिक समुदाय डोमिनेट करने लगे तो हो सकता है कुछ दूसरी प्रवृत्तियां भी डोमिनेट करेंगी, और तब एक दूसरे प्रकार का भी राजनीतिक व्यवस्था आ सकती है, और इस प्रकार से बदलाव हो सकता है। इसलिए एंड ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के लक्ष्य, उदारवाद को इतिहास के लक्ष्य के रूप में परिभाषित करना जल्दीबाजी होगी। इट इज ओनली एन एक्सीडेंट, ये हंटिंगटन ने बताया। इसी बहुत सारी आलोचनाएं हुई हंटिंगटन इसकी फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री की। उसमें 3-4 का मैं जल्दी से उल्लेख कर देता हूं जिससे कि आप लोग उस पर ध्यान कर सकें, उस पर पढ़ सकें। पहला ये विकल्प ये दिया गया कि भाई उदारवादी व्यवस्थाओं को काउंटर करने के लिए जो इस्लामिक कट्टरवाद है, ये एक प्रकार से अल्टरनेटिव मॉडल दे रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो वास्तव में आधुनिकीकरण चाहता ही नहीं है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन रहा हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे ISIS हो। इन लोगों को वही पुरानी व्यवस्थाएं चाहिए, वही ओल्ड सिस्टम्स चाहिए जिसमें उनको समझ में आता है। वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वास्तव में तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि इस्लामिक व्यवस्थाएं होते हुए भी वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुआ है। लेकिन फुकुयामा ये मानता है कि वास्तव में इसको हमें बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, और सांस्कृतिक इस्लाम जो है अगर कहीं स्थापित
भी हुआ है तो वो अपने में कोई मॉडल नहीं हो सकता है, वास्तव में वो एक प्रकार से स्ट्रे डेवलपमेंट है। अल्टीमेटली एवरीबडी विल हैव टू कम टू द लिबरल इंस्टीट्यूशंस। तो इस्लामिक कट्टरवाद को वो नहीं मानता कि वो कोई वैकल्पिक मॉडल वास्तव में बन पाएगा। दूसरी जो आलोचना की जाती है एंड ऑफ हिस्ट्री की, इतिहास के लक्ष्य की, वो ये की जाती है कि राज्यों के स्तर पे तो आप उदारवाद की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी कहाँ इस्टेब्लिश हो पा रही है? और इंटरनेशनल लेवल पे तो हम हर जगह देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस है, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, हर जगह अमेरिका की हेजीमनी हमको दिखाई देती है, चाहे वो कल्चरल हेजीमनी हो, पॉलिटिकल हेजीमनी हो, डॉलर डोमिनेंस हो, हर जगह हमको दिखाई देता है कि अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या ये एक प्रकार से सिंगुलर एक अथॉरिटेरियन मॉडल नहीं है? अगर उस लेवल पे देखा जाए, क्या नाम है, वैश्विक लेवल पे देखा जाए, फुकुयामा वास्तव में कहता है कि वो भी इस बात से चिंतित है और वो भी इस बात से सहमत नहीं है, और वास्तव में यूनाइटेड नेशंस इस समस्या का कोई समाधान प्रतिपादित कर नहीं पाया है। वहाँ भी यूएस की डोमिनेंस, वहाँ भी यूएस की दादागिरी चलती है, और उसके लिए उसने यही कहा है कि मल्टी लेयरिंग ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं बननी चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी डेमोक्रेसी हमको दिखाई दे, उदारवाद की छाया दिखाई दे। ऐसा ना हो कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाए, सब लोग अमेरिका के डोमिनेशन में पूरा विश्व काम करने लगे। तो ये एक आलोचना की जाती है। तीसरी आलोचना की जाती है लिबरलिज्म की या लिबरल मॉडल की, जिसकी एंड ऑफ हिस्ट्री की परिकल्पना में बात कही है फुकुयामा ने। वो ये कही है कि जो उदारवादी व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत सारी गरीबी, असमानता, नस्ली भेदभाव इत्यादि ये समस्याएं सब दिखाई देती हैं, और वास्तव में जो आर्थिक जगत में आर्थिक विकास हुआ है, उस आर्थिक विकास में ये सारी चीज़ें कहीं छुपती हैं, लेकिन वास्तव में वो एग्जिस्ट तो करती ही हैं। तो इसका समाधान फुकुयामा यही देता है कि भाई वास्तव में ये एक सत्य है, और उसने जो अपनी लेटेस्ट बुक लिखी है 2018 में आइडेंटिटी के रूप में, उसमें उसने इस समस्या का विशेष रूप से जिक्र किया है और कहा है कि गरीब देशों की जो जनता है वो वास्तव में कष्टित हो जाएगी और उदारवादी को नहीं स्वीकार कर पाएगी अगर उसमें इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और उदारवादी व्यवस्थाओं में गरीबी और इत्यादि समानता को नहीं स्वीकार किया गया। और चौथी आलोचना की जाती है कि टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिसमें बायोलॉजिकल वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक प्रकार से एक आध लोगों के हाथों में जिसका कंट्रोल होता है, बटन कंट्रोल होता है, वो भी एक प्रकार से इंटरनेशनल डेमोक्रेसी के लिए और इंटरनेशनल उदारवादी संस्थाओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। और उदारवाद को कुछ नई नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि रूस और चीन के जो आर्थिक मॉडल है, नायकवादी मॉडल हैं, जिसमें कि आर्थिक विकास तो दिखाई देता है लेकिन उदारवाद उसमें दिखाई नहीं देता है। और दूसरा पॉपुलिज्म दिखाई दे रहा है कि जो उदारवादी व्यवस्थाएं हैं, जैसे अमेरिका है फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलिज्म में विश्वास करता है। पॉपुलिज्म का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जो 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 गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, जो सबाल्टर्न्स हैं, उनकी समस्याओं को ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं वो झटक लेते हैं और उनकी समस्याओं के बिहाफ पे, उनकी समस्याओं के मुखौटे के अंदर वो एंटी लिबरल मूवमेंट चलाने लगते हैं। और ये एक उदारवाद के समक्ष समस्या होती है या समस्या है। लेकिन अंतिम बोलबाला ऐसा मानना है फुकुयामा का कि लोकतंत्र और बाजारवाद से उदारवाद का ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे समाज जटिल होगा, जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें उत्तरदायित्व की भावना जगेगी या उत्तरदायित्व की मांग बढ़ेगी। और इसलिए अल्टीमेटली फुकुयामा अभी भी इसी बात पे डटा हुआ है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास का जो लक्ष्य है वो उदारवाद और उदारवादी संस्थाओं की स्थापना है, और कोई भी वैकल्पिक वैचारिक मॉडल इसके आगे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आप आशा है कि कुछ इसमें क्लैरिटी हुई होगी। आप इसको और पढ़िएगा और इसको इतिहास के अंत के रूप में नहीं, इतिहास के लक्ष्य के रूप में आज से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बार बार मैंने फुकुयामा का लिंक दिया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। आप स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे कि जो ओरिजिनल लेखक है उसने इसको इतिहास के लक्ष्य के रूप में और इतिहास के अंत के रूप में लिखा नहीं है। इतिहास लक्ष्य का है और इतिहास एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है उदारवाद और बाजारवाद से जुड़ा हुआ लोकतंत्र स्थापित करना। थैंक यू वेरी मच।